फ्रेंड्स, हम सभी लोगों ने ज्यादातर अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिए हैं 31 जुलाई 2022 तक। कुछ लोग 31 जुलाई 2022 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं। तो जो लोग नहीं फाइल कर पाए हैं और डेट भी एक्सटेंड नहीं हुई है, उन लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कल अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने बताया है कि अब वो कैसे फाइल कर सकते हैं, लेट फीस से कैसे बच सकते हैं। वो सारी चीजें मैंने उसमें डिटेल में बताई हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम लोग इन चीजों को मिस कर दिया करते हैं, और मिस करने की वजह से हमें हैवी पेनल्टीज का जो है खामियाजा उठाना पड़ता है। तो उन चीजों को हम जरूर ध्यान में रखें। जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, उसके बाद कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो अभी एक नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में भी ये बताया गया, नोटिफिकेशन नंबर 5 2022, उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उन सभी को हमें फॉलो करना जरूरी है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि रिटर्न फाइलिंग के बाद भी हमें कौन कौन से काम करने जरूरी हैं। और अब सिनारियो चेंज हो चुका है, बहुत सारे नियम कायदे कानून भी चेंज हो गए हैं। तो आइए देखते हैं कि अब हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद हमारे पास आता है प्रोसेसिंग से संबंधित, यानी हमें क्या करना होता है। आईटीआर फाइल्ड हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आईटीआर फाइल्ड 25 जुलाई 2022, पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन, यानी 25 जुलाई को पेंडिंग था, वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। इसका वेरिफिकेशन हमने कब किया, 3 अगस्त 2022 को इसका वेरिफिकेशन किया, और इसके बाद ये अंडर प्रोसेसिंग शो कर रहा है। तो हमें अपने रिटर्न को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद उसकी आगे के प्रोसेस को देखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अब हम आप लोग को डिटेल में बताने वाले हैं कि यहां तक पहुंचने के बाद हमें क्या क्या करना जरूरी है और किसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो आइए देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या चीजों पे हमें ध्यान देना है। जैसा कि हम लोगों ने बात करी पहले ई वेरिफिकेशन की, आप लोग देख पा रहे हैं ई वेरिफिकेशन में हमें 120 दिन मिला करते थे, अब हमको मिलेंगे 30 दिन। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर हमें इसको सीपीसी भेजना है, अगर हम ई वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सीपीसी भेजना है, और सीपीसी भेजने के लिए हमें इसको तुरंत डिस्पैच कर देना है। और अब इसको डिस्पैच कैसे करना है, स्पीड पोस्ट से ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। पहले आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी थे, लेकिन अब केवल और केवल स्पीड पोस्ट आपको करना है। तो ये आप ध्यान रखिए कि स्पीड पोस्ट करना है। 120 डेज आपको मिलेंगे तब जब आप 31 जुलाई 2022 तक आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है। तो और अगर आपने 31 जुलाई के बाद यानी 1 अगस्त 2022 के बाद फाइल किया, 1 अगस्त 2022 या उसके बाद फाइल किया है, तो फिर आपको मात्र मिलेंगे 30 डेज। तो यहां पर आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए, 31 जुलाई 22 तक जो रिटर्न फाइल करें हैं उनको भी आप ई वेरीफाई कर दीजिए। ई वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसको तुरंत जो है सीपीसी को स्पीड पोस्ट कर दीजिए। और खास तौर से 31 जुलाई के बाद अगर आप फाइल कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें, अब आपको ओनली और ओनली 30 डेज मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी उसमें लापरवाही ना करें, तुरंत वेरीफाई करने की कोशिश करें, और तुरंत अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो सीपीसी को भेज दें। तो ये था ई वेरिफिकेशन से संबंधित। अब आगे देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और हम लोग अक्सर मिस कर दिया करते हैं। अंडर प्रोसेसिंग आपको मैं दिखाई चुका हूं कि अंडर प्रोसेसिंग रहता है, ई वेरिफिकेशन है, अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद जब वो सक्सेसफुल प्रोसेस हो जाता है तो आपको देखना है कि नो डिमांड नो रिफंड है या नहीं है। और नो डिमांड और नो रिफंड भी है तो भी आपको क्या करना है, इसके ऑर्डर को डाउनलोड करके चेक कर लेना है। ऑर्डर को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके चेक कर लें। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि नो डिमांड नो रिफंड है, तब भी ऑर्डर को आपको डाउनलोड करना है और चेक करना है, उसको वेरीफाई कर लीजिए कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है। इसके बाद आपको ये देखना है कि अगर आपका नो डिमांड नो रिफंड हो गया, कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपका रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न में हो, और डिफेक्टिव रिटर्न में अगर है तो आपको एक स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है, हमेशा के लिए ये डिफेक्टिव नहीं पड़ा रहता। तो आपको जो स्पेसिफाइड टाइम मिलेगा उस टाइम के अंतर्गत ही आपको इसका रिप्लाई देना है, और अगर आप रिप्लाई नहीं देते तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो आप ये ध्यान रखें कि डिफेक्टिव रिटर्न अगर है तो स्पेसिफाइड टाइम जो भी मिला है उसमें आपको उसका रिप्लाई जरूर से जरूर सबमिट करना है। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि हो सकता है कि आपके केस को ट्रांसफर टू ईओ कर दिया गया हो, आपके असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया गया हो केस, तो अगर ट्रांसफर कर दिया है तो आपको वहां पर परसू करना है। अब एक खास बात आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जब आपको ई वेरिफिकेशन का जो समय मिल रहा है उसको समय पर जरूर से जरूर वेरीफाई कर लें, क्योंकि अभी भी हमारे दिमाग में 120 दिन रहते हैं, अब वो टाइम लिमिट घटा करके 30 दिन कर दी गई है। तो बिल्कुल भी हमें इसको भूलना नहीं है, समय से करना है। दूसरी चीज, अगर हम ई वेरीफाई समय से नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे लिए क्या समस्या खड़ी होने वाली है वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर हमने टाइम से ई वेरीफाई नहीं करा तो क्या होगा? देखिए, टाइमली अगर ई वेरीफाई नहीं कर पाए हैं तो टाइम निकलने के बाद आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी। लेट फीस के बारे में ऑलरेडी मैं अपने इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं। आपको 1000 भी देनी पड़ सकती है और 5000 भी। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 1000 देना है, और 5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको 5000 देना है। तो ये अगर आपने टाइमली ई वेरीफाई नहीं किया तो ये माना जाएगा कि आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया। टाइमली वेरीफाई नहीं किया यानी माना जाएगा नो रिटर्न फाइल्ड। तो इस कंडीशन में आपको दोबारा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तभी आपका आईटीआर भी जनरेट होगा। तो जब आईटीआर भी जनरेट होगा तो आपको ये लेट फीस जरूर से जरूर देनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आपका केस रिफंड से संबंधित है, अगर रिफंड से संबंधित है तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको समय से वेरीफाई भी करना है, और वेरीफाई करने के बाद आपको समय से इन चीजों का ध्यान रख करके अपने रिटर्न को ध्यान में रखना है, जिससे कहीं कोई मिस्टेक ना होने पाए। थैंक यू।